आदाब दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उनके ऊपर। श्रीलंका के अंदर सोशल मीडिया बैन हो चुका है, दंगे प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर द कंट्री हो रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड फूड प्रोडक्ट्स हद से ज्यादा हो चुका है। आखिर ये चीजें श्रीलंका में हुई क्यों, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि श्रीलंका की प्रेजेंट सिचुएशन है क्या। फरवरी 2022 में श्रीलंका के पास 2.3 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज थे। जनवरी 2020 से ये 70% तक गिर चुके हैं। फॉरेन रिजर्व्स, जो भी सामान हम बाहर की कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं उसमें हमें हेल्प करते हैं। श्रीलंका के पास सिर्फ अब इतने फॉरेन रिजर्व्स बच चुके हैं कि वो अपने एक महीने का खर्चा पूरी कंट्री का चला सकते हैं। इंडिया के अंदर इंपोर्ट का मतलब होता है लग्जरी कार्स, ब्रांडेड वॉच, ये जो भी ऐसी ब्रांडेड चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करके बड़ी बड़ी कंट्रीज से लाते हैं। लेकिन श्रीलंका के अंदर इंपोर्ट का मतलब हर वो छोटी से छोटी चीज जिससे उनकी जिंदगी बच सके, चावल, चीनी, आटा, कोई भी ऐसी चीज, वीट, दाल, जो भी ऐसी चीज है वो श्रीलंका बेसिक कम्युनिटीज दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। थैंकफुली इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इन चीजों के लिए सेल्फ सफिशिएंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो अपनी बेसिक कम्युनिटीज के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहे। अगले महीने से श्रीलंका के अंदर 1 किलो चावल 500 रुपए तक जा सकता है। अभी श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 4 श्रीलंकन रुपीज हो चुका है। एक स्कूल टीचर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जहां पर उन्हें एक महीने का खर्चा 30,000 रुपए आता था, वहीं पर उन्हें आज एक महीने का खर्चा 80,000 रुपए तक आ रहा है। इंडियन ऑयल की एक ब्रांच जो कि लंकन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नाम से है, इंडियन ऑयल ने उन्हें 6,000 मैट्रिक टन डीजल दिया है ताकि वो सरवाइव कर पाए फ्यूल की शॉर्टेज से। कुकिंग गैस की भी हद से ज्यादा कमी देखी जा सकती है श्रीलंका में। कुकिंग गैस जो कि एक सिलेंडर 3,000 रुपए का था, अभी वही एक सिलेंडर 4,200 रुपए तक पहुंच गया है। वही कुकिंग गैस लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। न्यूज पेपर को भी कम से कम प्रिंट किया जा रहा है और जितने भी एग्जाम्स हैं उनको वहां पे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो पूरा मटेरियल श्रीलंका इंपोर्ट करता है। काफी ज्यादा नागरिक जो हैं श्रीलंका के वो अपना देश छोड़कर भागना चाहते हैं। बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने पकड़े हुए हैं जो अपना देश छोड़कर यानी कि श्रीलंका छोड़कर भाग रहे थे। एज पर तमिलनाडु इंटेलिजेंस 2,000 से ज्यादा रिफ्यूजीज आने वाले कुछ महीनों में देखे जा सकते हैं जो कि श्रीलंका छोड़कर इंडिया आना चाहते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने एक मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ताकि जो भी रेफ्यूजीज श्रीलंका छोड़ के आ रहे हैं उन्हें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हेल्प की जा सके। इंडिया पहले ही से श्रीलंका की बहुत मदद कर चुका है और कर रहा है। 17 मार्च 2022 को $1 बिलियन क्रेडिट लाइन साइन की गई है श्रीलंका के साथ। जनवरी 2022 में $500 बिलियन क्रेडिट लाइन साइन की गई है श्रीलंका के साथ फ्यूल परचेजेस के लिए। इंडिया ने 400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया है। श्रीलंका क्रेडिट लेने के लिए चाइना के पास भी गया था और चाइना का जो $2.5 बिलियन का ऑलरेडी क्रेडिट है श्रीलंका के ऊपर, उसे रीस्ट्रक्चर करने के लिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट अगले महीने IMF और वर्ल्ड बैंक के पास भी जाएंगे ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर में ला सकें। तो अब ये जानते हैं श्रीलंका में ऐसा हुआ क्यों, आखिर श्रीलंका इकोनॉमिकल क्राइसिस के चपेटे में कैसे आ गया। 2018 में श्रीलंका जो था वो टॉप डेस्टिनेशन था टूरिस्ट के लिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट 2.3 मिलियन टूरिस्ट जो थे उन्होंने विजिट किया था श्रीलंका। टूरिज्म जो है वो 12 से 13% कंट्रीब्यूट करता है श्रीलंका की GDP में। अप्रैल 2019 में मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए, 3 चर्च और 3 होटल्स को टारगेट बनाया गया। टोटल 269 लोगों की मौत हुई जिसमें 45 फॉरेन नेशनल्स थे। 8 सुसाइड बॉम्बर्स इसमें इन्वॉल्व थे जो कि लोकल सिटीजन्स थे, टेररिस्ट ग्रुप से एफिलेटेड थे। नेक्स्ट मंथ एंटी मुस्लिम वायलेंस स्टार्ट हो गई पूरे श्रीलंका में और मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उनको वैंडलाइज्ड किया गया। श्रीलंका को उस वक्त भी वहां पर कर्फ्यू इंपोज करना पड़ा। इससे पहले 2018 में भी एंटी मुस्लिम रियॉट्स वहां पे हुए थे और उस वक्त भी श्रीलंका को वहां पर कर्फ्यू इंपोज करना पड़ा। इस बॉम्ब ब्लास्ट ने श्रीलंका की इकोनॉमी को जो कि 12 से 13% कंट्रीब्यूट करता था टूरिज्म, उसे
पूरा ही खत्म करके रख दिया है। फेसबुक का हेट स्प्रेड करने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। फेसबुक के एल्गोरिदम्स ने ऐसे ऐसे वीडियोस को प्रमोट किया जिससे हिंदू मुस्लिम के अंदर जो तनाव था वो और ज्यादा बढ़ गया। फेसबुक ने उसके बाद इसके लिए माफी भी मांगी। टूरिज्म सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ इसकी वजह से। मार्च 2020 में कोविड-19 आ गया और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म इफेक्ट हुआ। श्रीलंका का तो होना ही था। गवर्नमेंट की भी इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा 2019 में जो है वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं और इनकी कैंपेन के अंदर दो बहुत बड़े प्रॉमिस रहते हैं। पहला प्रॉमिस रहता है वैल्यू एडिड टैक्सेस को 15% कम किया जाएगा। लो वैल्यू एडिड टैक्सेस मतलब ज्यादा कंजप्शन मीन्स ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा प्रोडक्शन मीन्स गवर्नमेंट का फायदा, यानी कि ऑल ओवर द कंट्री का फायदा। टैक्स कट 1 दिसंबर 2019 को होता है और उसके 3 महीने के बाद नेशन वाइड लॉकडाउन लग जाता है और जिस ग्रोथ का प्रेसिडेंट ने सोचा था ये अब जाएगी, वो पूरी की पूरी ग्रोथ डेप्रिसिएशन में चली गई। 2019 में श्रीलंका का डेबिट था 94% ऑफ जीडीपी और 2020 में यही डेट पहुंच गया 119% ऑफ जीडीपी। मास्टर स्ट्रोक यही नहीं था, इसके बाद एक और मास्टर स्ट्रोक था जिसने श्रीलंका को गरीब करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये दो प्रॉमिस किए थे, पहला टैक्स कट का और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का उन्होंने अपने कैंपेन में ये कहा था कि नेक्स्ट 10 इयर्स में हम जो है अपनी कंट्री को कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग से जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं हम वो ऑर्गेनिक करेंगे अगले 10 साल तक। लेकिन अचानक एक दिन होता है कि ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि मिडनाइट के बाद जितने भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं उन्हें नेशन वाइड बैन कर दिया गया और जिससे इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो नियर अबाउट 60% कम हो जाता है। श्रीलंका सिर्फ चावल में यानी कि राइस प्रोडक्शन में ही सेल्फ सफिशिएंट था, अपनी कंट्री के लिए चावल तकरीबन ये उगा लेता था। यह मास्टर स्ट्रोक था जिसकी वजह से श्रीलंका का एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा ठप हो गया। लेकिन यहीं पे बात नहीं रुकी। श्रीलंका बाकी कंट्रीज को टी सप्लाई करता था यानी कि चाय। इस स्टेप की वजह से टी की भी ग्रोथ रेट पूरी कम हो गई और श्रीलंका की जितनी भी इकोनॉमी या फिर जितना भी रेवेन्यू टी से आता था वो पूरा खत्म हो गया। लेकिन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बैन करने के पीछे एक ही वजह थी, वो ये वजह थी कि हम जो ये इंपोर्ट करके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बाहर से लाते हैं वो फॉरेन रिजर्व्स हम बाकी चीजों के लिए लाएंगे ताकि हमारे देश के ऊपर इतना बोझ ना पड़े। लेकिन ये सोच तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं था इसी सोच के लिए। इस चीज के पीछे एक और चीज भी थी, वो हो गया फूड माफिया। फूड माफिया क्या करता है, चीजों को स्टोर करके रखता है, उन्हें कम दामों में लेता है और जब उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात है वो बिल्कुल सही थी श्रीलंकन सरकार की, लेकिन यह सही वक्त नहीं था ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने का। इसमें काफी वक्त लगता है, जिसकी एक एग्जांपल है इंडिया का एक स्टेट सिक्किम, जो कि आज की डेट में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर निर्भर है। लेकिन उनको भी यानी कि सिक्किम को भी काफी वक्त लगा इस चीज को इंट्रोड्यूस करने में और कंप्लीटली इसको एस्टैब्लिश करने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टिंग में 30 से 40% कम प्रोडक्शन देती है। फॉरेन डेट, श्रीलंका के ऊपर फॉरेन डेट की भी कोई कमी नहीं है। 2017 में टोटल डेट 64 बिलियन यूएस डॉलर्स था श्रीलंका का फॉरेन डेट। 95% ऑफ द रेवेन्यू जो सरकार का था वो पूरा चला जाता था सिर्फ कर्जे को भरने में, यानी कि कर्जे की अदायगी में पूरा जो इनका रेवेन्यू था सरकार का वो चला जाता था। 2020 में 51 बिलियन यूएस डॉलर्स इनका फॉरेन डेट था। इसके ऊपर चाइना को भी ब्लेम किया जाता है कि डेट ट्रैप पॉलिसी है चाइना की। चाइना गरीब मुल्कों को कर्जा देता है और जब वो कर्जा चुका नहीं पाते तो उनकी एरिया को, उनकी जगह को वो हड़प लेता है। इसका एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि चाइना की मदद से 1.3 बिलियन डॉलर कॉस्ट के साथ 2010 में बनाया गया था। जब श्रीलंका इस पोर्ट की डेट को वापस नहीं कर पाया तो चाइना ने इस पोर्ट की बिड लगाई और सबसे ज्यादा एक चाइनीज कंपनी है जिसने 80% स्टेक जो है इस पोर्ट का लिया फॉर नेक्स्ट 99 इयर्स की लीज पर और रिटर्न में 1.2 बिलियन डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज दिए श्रीलंका को। अभी की लेटेस्ट अपडेट है 26 जो मिनिस्टर्स थे श्रीलंका की पार्लियामेंट में उन सब ने रिजाइन दे दिया है, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ने रिजाइन नहीं दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया ने जो क्रेडिट श्रीलंका को दिया है उससे उनकी इकोनॉमी फिर से बिल्ड हो
और वहां की जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो जाए। इससे आप एक चीज तो जरूर समझ सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग होगी, रियॉट्स हो गए, वायलेंस हो गई, ब्लास्ट हो गए, इन चीजों से देश का सिर्फ नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।